उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश में अगर हमने हरा दिया मोदी और योगी को, तो एक नया संदेश देश में जाएगा। मोदी कहे योगी, योगी कहे मोदी, दोनों मिलकर करें योगा जोगी। खच्चर सरकार है कि खच्चर सरकार है, जिस तरह से पीटा है, जिस तरह खून बहाया। ये हिंदुस्तान का मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया, स्ट्रीम मीडिया से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि पैसा तो खूब कमाओ, लेकिन सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहो। इस बड़े प्रदेश को चलाने के लिए योगी अखिलेश जी बड़ा दिल चाहिए। ठेकेदार भी तो बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो उससे क्या वो खाता है क्या? कोई नहीं बोलता, सिर्फ अतुल कुमार अंजान को ही बोलना है। हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की गतिविधियों को उस पर हम बोलेंगे, लेकिन और दूसरे सवालों को लेकर के कोई नहीं बोलता। मुझे नहीं। फ्रांस में कुछ हो रहा है उसके लिए बयान जारी होगा, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है उसके लिए बयान नहीं जारी करोगे? पूछना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि हिंदुस्तान के वो तमाम बड़े बड़े आलिम, वो तमाम बड़े बड़े क्या कहते हैं मजहबी नेता खामोश क्यों हो जाते हैं जब पाकिस्तान में कोई हरकत होती है? नमस्कार, मैं हूं अंसर आफाक और आप देख रहे हैं खबर अड्डा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। खुलकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, टीवी डिबेट्स में खुलकर अपनी बात रखते हैं, किसान के मुद्दे पर खुलकर किसानों के साथ खड़े हैं। नाम है अतुल कुमार अंजान। सर बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। जिस तरीके से सबसे पहले बात की शुरुआत हम किसान आंदोलन से करेंगे, जिस तरीके से जो भारत की मीडिया है वो तालिबान तालिबान चिल्ला रही, और कल हरियाणा के अंदर करनाल में जिस तरीके से किसानों के ऊपर हमला हुआ, सर फोड़ा गया, किसी भी टीवी मीडिया में इस खबर पर कोई तवज्जो नहीं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये हमारे देश के अंदर मोदी सरकार गांव के लोगों से, ग्रामीण भारत से बदला लेना चाहती है। ये हमको और हमारे किसान भाइयों को, खेत मजदूर भाइयों को, ग्रामीण लोगों को, वहां के व्यापारियों को, छोटे छोटे काश्तकारों को, सबको तबाह बर्बाद करना चाहती है। ये खेती का कंपनीकरण चाहती है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये सब देश के बड़े 4-6 घराने हैं, उनके हाथ देश के खेतों को बेच देना चाहते हैं, किसानों को मजबूर करके उनके हाथों में खेती डाल देना चाहते हैं। इसलिए हर तरह की पिटाई हो रही है। और अफसोस यह है, अगर पैरेलल मीडिया ना होता, जिसे आप सोशल मीडिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर हमारे दुख दर्द को कहने वाला और सुनने वाला और लिखने वाला कोई नहीं होता। इधर 4-6 महीने से कोई तब्दीलियां आई हैं कि हमारी बात भी कही जा रही है, हमारी बात को भी सुप्रीम कोर्ट जरा गहराई से सोच रहा है। इसलिए हमारी लड़ाई, लेकिन करनाल में जिस तरीके से एक खच्चर सरकार है कि खच्चर सरकार है, जिस तरह से पीटा है, जिस तरह खून बहाया। हमारा हक है कि हम सरकार के केंद्रीय मंत्री हो, चाहे बीजेपी के एमएलए, उनको काला झंडा दिखाएं। आप नहीं दिखाते थे पहले, जब आप सरकार में थे। कांग्रेस सरकार में थी तो आप झंडा नहीं दिखाते थे। सारा काम ही रोज आपका एक प्रतिवाद दिवस होता था। आज आप प्रतिवाद दिवस बंद करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आपकी सोच के खिलाफ हम लड़ेंगे। 25 सितंबर को भारत बंद का नारा दिया है। 3000 डेलीगेट इकट्ठा हुए थे। 300-350 के करीब किसान संगठन, मजदूर संगठन आए थे। सारे विद्यार्थियों के संगठन देश के बड़े आए थे, महिलाओं के संगठन आए थे, खेत मजदूरों के संगठन आए थे, वकील और डॉक्टरों और भूतपूर्व सैनिकों के संगठन आए थे। ट्रेड यूनियंस ने आकर के हमको खुला समर्थन दिया है। 25 सितंबर को अभूतपूर्व भारत बंद होगा। पिछले 2 दशक में ऐसा बंद नहीं हुआ होगा। और सरकार अराजकता पैदा करेगी, दमन करेगी, तो हम दमन का सामना भी करेंगे मजबूती के साथ, और बंद होगा भारत। हम ये कहना चाहते हैं, 3 काले कानून जो एग्रीकल्चर के हैं, ये वापस ले सरकार किसानों के उत्पादन का, सभी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके उसकी खरीद की कानूनी गारंटी करे। और ये जो बिजली बिल 2020 है, इसको समाप्त करे। देश के अंदर 40 लाख करोड़ के सब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है राज्यों के, इनको बेचने का काम निजी हाथों में है। इसे बंद करे इस बिल के जरिए। और ये बिल अगर लागू हो जाएगा तो सिर्फ किसान नहीं, व्यापारी, मजदूर, घर, साधारण आदमी, मध्यम वर्ग 18 रुपए 17 रुपए यूनिट बिजली बिकेगी। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ किसान नहीं लड़ रहे, सारे आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम 25 सितंबर को भारत बंद करेंगे और मोदी जी की हर चुनौती का हम सामना करने को तैयार हैं। लेकिन सर, सवाल मीडिया का है। जिस तरीके से मैंने सर कहा कि अफगानिस्तान से एक फोटो आती है तो उस पर मीडिया हंगामा खड़ा कर देती है, लेकिन अपने देश में किसानों का सर फोड़ा गया, लेकिन किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने कुछ बात नहीं की मीडिया में। देखिए, हिंदुस्तान का मीडिया जो है, आप क्या समझते हैं?
ये हिंदुस्तान का मीडिया कॉर्पोरेट मीडिया है। ये जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं, ये जो बड़े बड़े नेशनल टीवी चैनल्स हैं, इनके मालिकान कौन है? किसी को पता है क्या? ये बड़े बड़े अखबारों के मालिकान कौन है? तो जब कॉर्पोरेट दुनिया की वकालत मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी का गुणगान करना है, मोदी जी की गलत सलत नीतियों का भी समर्थन करना है। और मोदी जी जो कर रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, हाथ तोड़ रहे हैं, 3-4 लोग कोमा में पड़े हैं, वहां कई दर्जनों, 1 दर्जन से अधिक लोगों के पैर तोड़ दिए गए हैं, इस पर किसी को कुछ नहीं बोलना है। ये तो कुछ सोशल मीडिया है जो दिखा रहा है। अब कुछ दूसरे भी मेन स्ट्रीम के मीडिया भी दिखाने लगे हैं। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि पैसा तो खूब कमाओ, लेकिन सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहो। देश के गरीब लोगों से, किसानों से, खेत मजदूरों से, ग्रामीणों से, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कुछ बोलने की जो लोग हिम्मत कर रहे हैं, उनको कुछ 10 लाइन मत दो, लेकिन 2 लाइन तो उनकी खबर छाप दो। सर, किसान आंदोलन पिछले 9 महीने से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये मुट्ठी भर किसान है, असली किसान तो गाँव में है जो खेतों में काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, किसानों का सम्मेलन करेंगे। तो क्या ये किसान आंदोलन इस चुनाव में कोई असर डाल पाएगा बीजेपी? ये किसान आंदोलन का असर दिमागी तौर पर होता है। सब लोग इसको सोच रहे हैं। जब वो सामान अपना बेचने जाता है तो उसको याद आता है कि क्या हमको दाम मिलना था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश में धान की खरीद नहीं है, गेहूं की खरीद नहीं है, मसूर की खरीद नहीं है, दलहन की खरीद नहीं है, तिलहन की खरीद नहीं है, बाजरे की खरीद नहीं है, ज्वार की खरीद नहीं है, मक्के की खरीद नहीं है। क्या हाल है भाई? ब्लैक में आप जो है यूरिया खाद बिकवा रहे हो, डाई खाद बिकवा रहे हो, ना NAP बिकवा रहे हो। बिजली के रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है? तो आप क्या कर रहे हो? मोदी जी जो बोलते हैं, मोदी कहे योगी, योगी कहे मोदी, दोनों मिलकर करें जोगा जोगी। तो ये सब जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये मालूम हो जाएगा। मैं एक बार फिर चुनाव कहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी आपकी नीतियां बहुत अच्छी हैं, बनारस से आप संसद से इस्तीफा दे दो, और संसद में अभी 2-2.5 साल बाकी है, फिर से पुनर्चुनाव होगा संसद का। आप फिर से वहां चुनाव लड़के देख लो कितनी आपकी पॉपुलैरिटी। लेकिन सर, यूपी में तो सिर्फ योगी योगी है, जहां देखिए वहां 4 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। यूपी सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है। ये झूठ बोलना है। कोई रोजगार 4 लाख का नहीं है, कुछ लोगों को रोजगार दिया। ये बोर्ड लगा रहा है सारे देश में। योगी दिल्ली का इतना ज्यादा बोर्ड का क्या जरूरत है? बेंगलोर में बोर्ड की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र में सब जिलों और गांवों के अंदर ये बोर्ड योगी मोदी का क्यों लगाने की जरूरत है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार के पैसे से लग रहा है। उत्तर प्रदेश के टैक्स पेमेंट करने वालों का लिए प्रचार हो रहा है महाराष्ट्र के गांव में, सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लोगों को वोट बनाया जा सके। लेकिन हम योगी जी से कहना चाहते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टियां इस सवाल को समझ नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है उत्तर प्रदेश की कुछ पार्टियों के बारे में कि शॉर्ट टाइम एक्टर्स विद किंग साइज ईगो। बहुत उनका अहंकार है, वही सरकार बना देंगे। नहीं बनाओगे भाई, हम लोग मिल करके संप्रदायवादी शक्तियों को हराओ, संविधान को बचाओ, देश की एकता को बचाओ। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश में अगर हमने हरा दिया मोदी और योगी को, तो एक नया संदेश देश में जाएगा। इसके लिए हमको आपको सबको मिल करके काम करने की जरूरत है। मैं आने वाले दिनों में इस संबंध में सबसे बात करूंगा, और इसमें बड़ी पार्टी जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है, अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी, जो राज्य की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो राज्य की पार्टी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस पर चर्चा करें, सभी लोगों से बात करें। और बहुत सीटें हैं, ये 90 सदस्यीय विधानसभा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की विधानसभा है। जब बिहार के अंदर 234 सीटों में सबका समायोजन हो सकता है, तो 400 सीटों के उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। इस बड़े प्रदेश को चलाने के लिए योगी अखिलेश जी बड़ा दिल चाहिए। छोटे दिल से इस बड़े प्रदेश को चलाने की जो कोशिश करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेगा। लेकिन सर, 2017 में था यूपी को 7% पसंद है, 2019 के लोकसभा चुनाव में BSP और SP साथ है, लेकिन क्या हश्र हुआ वो तो अखिलेश ने पूरे देश ने देखा। मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी एक समझदार नेता है, एक उदीयमान नेता है। बहुत दूर तक अगर वो सोचकर सही चलेंगे तो दूर तक उनको जाना पड़ेगा। द लास्ट चांस फॉर हिम, ये आखिरी मौका उनके लिए है उत्तर प्रदेश में, और इसलिए सभी समान सोच के लोगों के साथ मिलकर के एक व्यापक सहमत का आधार बनाएं।
हमारे जैसे लोग उसमें सहयोग करने को तैयार हैं, ताकि इस विषैले सांप जो हमारी बाजुओं में और हमारी गर्दन में और हमारी कांखों में आकर बैठ रहा है और बना ले रहा है, उसे निकाल करके हम सड़क पर फेंक दें। सर, एक पार्टी है AIMIM, उसने बिहार में कहा जाता है कि महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप इस पार्टी को कैसे देखते हैं? मैं नहीं मानता कि उन्होंने बिहार में खेल बिगाड़ दिया। वो जिस सोच के साथ वो पार्टी बनी है, जिस सोच के साथ उनका धंधा चल रहा है, जिस सोच को लेकर वो बाजार में अपना बाजार भाव बनाए हुए हैं, जिस सोच को लेकर के वो अपना माल बेच रहे हैं, वो सही उन्होंने किया। जो वो कहें कि वो सत्तारूढ़ दल के साथ उनका जो संबंध है भारतीय जनता पार्टी के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही अंदाज के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही वफा के साथ वफा परस्ती करते हुए उन्होंने अपना भूमिका निभाई है। लेकिन उनको बधाई देना चाहिए। संसद में देखें, 3 कृषि कानून के खिलाफ बोले हैं, CAA NRC के खिलाफ, जो भी सरकार की नीतियां होती है उसके खिलाफ वो संसद में तो आवाज उठाते हैं। संसद में बहुत तरह के लोग होते हैं और सब तरह की बात है। हाथी के दांत भी तो बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो उससे क्या वो खाता है क्या? इसलिए संसद में बोलना अलग है और सड़क पर बोलना अलग है। सड़क पर बोलना सच्चाई को बोलना है। संसद में कभी कभी लोग, कुछ इस तरह के लोग जो हैं, वो मजबूरी में भी बोलते हैं। माल का आमद के लिए और अपनी हिफाजत के लिए कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं और कभी कभी अपना चेहरा आवाम के साथ जोड़ने के लिए कि मैं आवाम परस्त हूँ, कुछ बोलना पड़ता है। उन्हीं में ऐसी शख्सियतें भी हैं जो इस तरह के काम को करती हैं। सर, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे लोकतंत्र जो है वो भीड़तंत्र में बदलता जा रहा है। जैसे आप मध्य प्रदेश की घटना देख लीजिए, दिल्ली में जिस तरीके से हुआ कि मूल्य चिल्लाए काटे जाएंगे टाइप नारे लगे, आप बिजनौर में देख ले, कानपुर में देख ले, इस तरह की घटनाओं को कैसे देखते हैं? क्या ये बीजेपी की तरफ से एक साजिश है ताकि वोटों का बिखराव किया जा सके, धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ा जा सके? ये तो हमेशा इतने बड़े मुल्क में, 140 करोड़ के मुल्क में इस तरह की बातें होती हैं और इसको दबाने की जरूरत है, इसको समझाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, रिएक्शन में आने की जरूरत नहीं है। बहुत सी जगहों पर आपको ये चर्चा है, आप पाकिस्तान में क्या होता है इसकी चर्चा नहीं करते। पिछले 3 महीने में कितने मंदिर गिराए गए, बच्चियों को उठा करके अगवा करके उसका धर्म परिवर्तन करके निकाह करा लिया गया, कोई नहीं बोलता। सिर्फ अतुल कुमार अंजान को ही बोलना है। हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी RSS की गतिविधियों का, उस पर हम बोलेंगे, लेकिन और दूसरे सवालों को लेकर के कोई नहीं बोलता। मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा कोई भी बड़ा इस्लामिक स्कॉलर और कोई बड़ा इस्लामिक लीडर, रिलीजियस लीडर जो पाकिस्तान में हो रही चीजों के लिए जो है वो बोले। फ्रांस में कुछ हो रहा है उसके लिए बयान जारी होगा, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है उसके लिए बयान नहीं जारी करोगे? ये दोहरी सोच नहीं चलेगी। अतुल कुमार अंजान हिंदू है लेकिन सब बोलते हैं, हिफाजत करते हैं इंसानियत की, तो आपको भी इंसानियत के पैरोकार बनने की जरूरत है। और अगर नहीं बनना चाहते हो तो ठीक है, हम तो अपना काम करेंगे। हमको जो सिखाया गया है, मेरी पार्टी ने जो बताया, उसके लिए हम करेंगे। हम समझते हैं कि इस देश के अंदर सबको बराबरी का हक रखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सबको आइन के मुताबिक सबको हक मिलना चाहिए। सबको महफूज रखने की जिम्मेदारी कोई भी सरकार हो, कोई भी बरसर इख्तिदार हो, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ नाइंसाफी न हो, और होगी तो हम बोलेंगे। लेकिन और लोगों को भी तो बोलना चाहिए। इसके लिए मैं पूछना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि हिंदुस्तान के वो तमाम बड़े बड़े आलिम, वो तमाम बड़े बड़े क्या कहते हैं मजहबी नेता खामोश क्यों हो जाते हैं जब पाकिस्तान में कोई हरकत होती है? सर, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या विपक्ष एक मजबूत आवाज बनेगी? बिलियन पाउंड क्वेश्चन। अगर हमारे सभी लोगों को समझ में आ जाएगा और हम सेंटर टू लेफ्ट शक्तियों को इकट्ठा करके ले आएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने। तो ये थे अतुल कुमार अंजान, जो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। हर मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए खबर।